हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो में हम दर्शन शास्त्र का जो अभी हाल ही में मेंस का पेपर हुआ है 2024 मेंस, इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। पेपर डिस्कशन के साथ साथ एक मॉडल आंसर का क्या प्रारूप होना चाहिए इस पर भी हम बात करेंगे, और इसी क्रम में और भी वीडियोस आने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स के दर्शन शास्त्र के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हैं। तो 2024 का ये जो प्रश्न पत्र है ये एक एवरेज प्रश्न रहा, बहुत ज्यादा सरल भी नहीं कह सकते, बहुत ही ज्यादा कठिन भी नहीं कहा जा सकता। और सामान्यतः जिस प्रकार से अभी तक जो ट्रेंड हमको देखने को मिला है कि दर्शन शास्त्र में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस ट्रेंड को आयोग ने इस साल भी फॉलो किया है। कुछ एक प्रश्न जरूर यहाँ हमें ऐसे मिले हैं जो थोड़े से एनालिटिकल हैं, जहां पर थोड़ा सा हमें सोच विचार करने की आवश्यकता है। तो आज इन सभी प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इसके है ना क्या संभावित मॉडल आंसर होना चाहिए इस पर बात करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस डिस्कशन को, और सबसे पहले शुरुआत करेंगे भाग 1 से, जहां पर 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ भाग 1 में हमारे पास शब्द सीमा 30 शब्दों की होती है, 30 वर्ड्स में हमें उत्तर देना होता है। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कांट, पश्चिमी दार्शनिक, वेस्टर्न फिलोसोफर, कांट के फिलोसफी से, दर्शन से यह प्रश्न लिया गया है। कांट के दर्शन को आलोचनात्मक दर्शन क्यों कहते हैं? वाई कांट्स फिलोसफी इज कॉल्ड क्रिटिकल फिलोसफी। ठीक है, तो देखिए कांट शुरुआत में एक बुद्धिवादी दार्शनिक थे। कांट वॉज अर्लियर अ रैशनलिस्ट फिलोसोफर, बाद में वो अनुभववादी दार्शनिक हुए। आफ्टरवर्ड्स ही बिकेम एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर, बट लेटर ऑन ही लेफ्ट द रैशनलिस्ट एंड एम्पिरिसिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। उन्होंने बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों को छोड़ दिया और एक अपना स्वतंत्र दर्शन प्रस्तुत किया। तो कांट ने बेसिकली इन दो दार्शनिक संप्रदायों की विवेचना करते हुए, है ना, समीक्षा करते हुए एक स्वतंत्र दर्शन प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसे क्रिटिकल फिलॉसफी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे प्रस्तुत करें? तो यहां पर हम यह बताएं कि कांट, सबसे पहले है ना, हम यह बताएं कि कांट ने बुद्धिवाद व अनुभववाद, रेशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, कांट ने बुद्धिवाद व अनुभववाद दोनों ही मत को एकांगी बताया है। दोनों ही मत को क्या बताया है? एकांगी बताया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम बोथ द स्कूल ऑफ थॉट्स आर वन साइडेड। ठीक है, साथ ही कांट ने इन्हें अंधविश्वास व रूढ़िवादिता से पूर्ण बताया है ना, अंधविश्वास व रूढ़िवादिता से पूर्ण बताया है उन्होंने। ठीक है, उन्होंने दोनों दार्शनिक संप्रदायों की समीक्षात्मक विवेचना कर उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है ना। कांट हैज क्रिटिकली एनालाइज्ड बोथ philosophical school of thoughts and tried to establish a coordination here. This is why the philosophy of Kant is called critical philosophy, है ना। इसीलिए कांट के दर्शन को हम समीक्षात्मक दर्शन कहते हैं। ठीक है, आप एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हैं कि कांट के दर्शन को समन्वयवाद भी कहा जाता है। ठीक है, समन्वयवाद और सिंक्रेटिसिज्म। ठीक है, तो कांट के दर्शन को समन्वयवाद या सिंक्रेटिसिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों दार्शनिक संप्रदायों की समीक्षात्मक विवेचना कर अंततः दोनों में समन्वय स्थापित करने का, एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का प्रयास किया है। किसने? कांट ने, है ना। इसलिए इनके दर्शन को आलोचनात्मक दर्शन या क्रिटिकल फिलॉसफी कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न योग दर्शन से लिया गया है।
ठीक है। और योग दर्शन से हमारे सिलेबस में केवल एक ही टॉपिक है और वो है अष्टांग योग, है ना। अष्टांग योग, जहां योग के 8 साधनों की व्याख्या की गई है। इन्हीं 8 साधनों में से एक साधन है ना, नियम। इन्हीं 8 साधनों में से एक साधन है क्या, नियम। ठीक है। और यहां प्रश्न किया गया है कि योग दर्शन के अनुसार 5 नियमों का उल्लेख कीजिए, 5 नियमों का, है ना, उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहला इस उत्तर की शुरुआत नियम को एक लाइन में परिभाषित करते हुए हम करेंगे, है ना, कि अष्टांग योग के अंतर्गत ये जरूर बताएं कि ये नियम किससे संबंधित है, अष्टांग योग से, है ना। नियम इज रिलेटेड टू अष्टांग योग, है ना। तो अष्टांग नियम अष्टांग योग से संबंधित है, पहला चीज। और नियम से आशय सदाचार का पालन है ना। नियम रिफर्स टू फॉलोइंग द मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। और नियम की संख्या कितनी है ना, तो 5 है। ठीक, कौन कौन से हैं, तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ठीक है। तो नियम की संख्या कितनी है, तो नियम की संख्या है 5, है ना। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ठीक है। शौच से आशय प्योरिटी, संतोष से आशय कंटेनमेंट, तप से आशय सेल्फ डिसिप्लिन, है ना, ध्यान रखिएगा। तप से आशय क्या है, तो तप से आशय है सेल्फ डिसिप्लिन, है ना। स्वाध्याय सेल्फ स्टडी और ईश्वर प्राणिधान, है ना, का अर्थ होता है डेडिकेशन टुवर्ड्स या सरेंडर टुवर्ड्स हायर अथॉरिटी। ठीक है। तो अष्टांग योग में ये 5 नियमों का उल्लेख है ना। और नियम किससे संबंधित है, तो सदाचार के पालन से। ठीक है। इनकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, 2 नंबर में पूछा गया है, तो केवल, है ना, नियम क्या है ये बता दीजिए, किससे संबंधित है, और इन 5 नियमों का नाम वहां पर आपको बताना है। ठीक है। चलिए फिर आते हैं तीसरे प्रश्न पर। भगवत गीता किस प्रकार कर्म एवं त्याग के मार्ग में सामंजस्य स्थापित करती है ना। हाउ डज भगवत गीता रिकंसाइल द पाथ ऑफ एक्शन एंड रिनंसिएशन। ठीक है। तो भगवत गीता से एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में, और वो है निष्काम कर्म योग, है ना, निष्काम कर्म योग। और उसी के आधार पर इस प्रश्न का हमें उत्तर देना है। ठीक है। देखिए, भगवत गीता हमें, है ना, इस प्रश्न के उत्तर की शुरुआत कैसे करें, तो भगवत गीता हमें निष्काम कर्म योग की प्रेरणा देती है ना। भगवत गीता इंस्पायर्स अस टू परफॉर्म निष्काम कर्म योग। ठीक, जहां जहां व्यक्ति को, है ना, बिना किसी फल की आकांक्षा के या बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, है ना। वेयर वन शुड परफॉर्म his duties, his action without any desires, without any desires। ठीक है। गीता में कर्म फल के त्याग की बात कही गई है ना। अब यहां पर हमें स्पष्ट करना है ना, कि त्याग के बारे में गीता में क्या कहा गया है। तो गीता में त्याग से आशय क्या है, कर्म फल का त्याग, है ना कि कर्म का त्याग। ठीक है। गीता नेवर सपोर्ट्स द रिनंसिएशन ऑफ योर ड्यूटीज, समझ रहे हैं। गीता में, है ना, कभी भी कर्म के त्याग की बात नहीं कही गई है, कर्म के फल की त्याग की बात कही है, कर्म फल के त्याग की बात कही है ना। और हमें कर्म फल का त्याग कर निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, है ना। इस आधार पर, है ना, श्रीमद् भगवत गीता में कर्म और त्याग के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न चार्वाक दर्शन से लिया गया है। ठीक है। चार्वाक दर्शन जो भारतीय दार्शनिक संप्रदायों में एकमात्र भौतिकतावादी दार्शनिक संप्रदाय है। ठीक है।
और प्रश्न यहीं से किया गया है कि चार्वाक का भौतिकतावाद क्या है ना। तो सबसे पहले यहां पर यह बताए कि चार्वाक का भौतिकतावाद प्रत्यक्ष पर आधारित है ना। चार्वाक का भौतिकतावाद किस पर आधारित है? प्रत्यक्ष, है ना। द मटेरियलिज्म ऑफ चार्वाक फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन परसेप्शन। ठीक है, चार्वाक प्रत्यक्ष से परे किसी भी अन्य सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, है ना। चार्वाक डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अथॉरिटी विच इज बियॉन्ड आवर परसेप्शन। ठीक है, तो यहां जो अति इंद्रिय सत्ताएं हैं, है ना, जिन्हें हम ट्रांसेंडेंटल एंटाइटीज कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल एंटाइटीज, तो इन ट्रांसेंडेंटल एंटाइटीज या अति इंद्रिय सत्ताएं जैसे आत्मा, जैसे ईश्वर, जैसे मोक्ष, है ना, कर्म फल, ठीक है, इन सभी अति इंद्रिय सत्ताओं का इन्होंने खंडन किया है और यही चार्वाक का भौतिकतावाद कहलाता है। यही चार्वाक का क्या कहलाता है? भौतिकतावाद। ठीक है, तो हमें इस प्रश्न के उत्तर की शुरुआत, है ना, इस तरह से करनी है कि चार्वाक का भौतिकतावाद प्रत्यक्ष पर आधारित है। प्रत्यक्ष से परे चार्वाक किसी भी तत्व के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। चार्वाक अति इंद्रिय सत्ताओं का, है ना, खंडन करते हैं, जैसे आत्मा, ईश्वर, कर्म, मोक्ष आदि। ठीक है, यही चार्वाक का कहलाता है क्या? भौतिकतावाद। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। माया की विभिन्न शक्तियां कौन सी है ना। ये जो प्रश्न है ये आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन अद्वैत वेदांत से लिया गया है, जहां उन्होंने ब्रह्म और माया की व्याख्या की है ना, जहां उन्होंने ब्रह्म और माया की व्याख्या की है। ठीक है, अब यहां प्रश्न किया गया है कि माया की विभिन्न शक्तियां क्या है ना। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि 2 नंबर का जो प्रश्न रहता है तो हम प्रयास ये करें कि बिल्कुल टू द पॉइंट रहें, स्पेसिफिक रहें, जहां पर जो चीज पूछा गया है हम उसी का उत्तर दें। बहुत ज्यादा, है ना, कोई और चीजों को बताने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए, है ना, माया को लेकर बहुत बड़ी कोई एक्सप्लेनेशन, है ना, देने की आवश्यकता नहीं है। आप इस प्रश्न का उत्तर सीधा इस तरह से दे सकते हैं कि माया, है ना, माया सगुण ब्रह्म की शक्ति है। ठीक है, माया सगुण ब्रह्म की शक्ति है। माया इज द पावर ऑफ सगुण ब्रह्म। ठीक है, जिससे वो इस संसारिक जगत का, है ना, जिससे इस संसारिक जगत का वो हमें आभास कराती है, जिससे इस संसारिक जगत का वो हमें क्या कराती है? आभास कराती है ना। माया की 2 शक्तियां हैं। अब यहां पर, है ना, इन 2 शक्तियों का नाम बता दीजिए। एक है आवरण, ठीक है, आवरण, और दूसरा है विक्षेप। आवरण और विक्षेप। आवरण और विक्षेप। ठीक है, माया अपनी आवरण शक्ति से, है ना, केवल यहां पर डैश करके शक्तियों का नाम बताए और वहां पर केवल यह बता दीजिए, है ना, आवरण ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है। ये एक ऐसी शक्ति है ना, विच ओवरशेडो द रियलिटी ऑफ ब्रह्म, ब्रह्म के, है ना, वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है। और विक्षेप वह शक्ति है जिससे, है ना, जिससे माया इस सांसारिक जगत का हमें आभास कराती है। ठीक है, तो माया की विभिन्न शक्तियां, तो 2 शक्तियां होती हैं, एक होता है आवरण और दूसरा होता है विक्षेप। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैशेषिक दर्शन में स्वीकृत वास्तविकता के श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, वैशेषिक दर्शन में स्वीकृत वास्तविकता की श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और यहां पर 7 पदार्थ हैं, है ना, जिन्हें वास्तविकता की श्रेणियों के रूप में स्वीकार किया गया है, किसमें? वैशेषिक दर्शन में। ठीक है, और ये 7 पदार्थ क्या हैं? तो पहला है द्रव्य,
धर्म। दूसरा पहला द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा कर्म, चौथा सामान्य, पांचवा विशेष, छठवा समवाय और सातवां अभाव। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन में स्वीकृत वास्तविकता के ये 7 श्रेणियां हैं। वैशेषिक दर्शन में स्वीकृत वास्तविकता के ये 7 श्रेणियां हैं, है ना। द्रव्य अर्थात सब्सटेंस, ठीक है, पहला द्रव्य अर्थात सब्सटेंस। फिर गुण अर्थात क्वालिटी, ठीक है। तीसरा कर्म अर्थात एक्शन, ठीक। चौथा सामान्य अर्थात जनरलिटी, विशेष अर्थात पर्टिकुलरिटी, ठीक। समवाय, है ना, समवाय अर्थात इनहेरेंस, और अभाव अर्थात नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक। तो इसे वैशेषिक दर्शन में, है ना, वास्तविकता की 7 श्रेणियों के रूप में स्वीकार किया गया है, और इसके, है ना, केवल नाम हमें यहां पर बताना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न वेस्टर्न फिलॉसफी से, है ना, अगेन यह प्रश्न किया गया है और यहां पूछा गया है ना, बर्कले के अनुसार वास्तविकता का ज्ञान कैसे होता है। ठीक है, तो बर्कले, है ना, आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं कि बर्कले एक अनुभववादी दार्शनिक है। बर्कले इज एन एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर, और बर्कले के अनुसार वास्तविकता का ज्ञान केवल अनुभव से ही हो सकता है। वास्तविकता का ज्ञान केवल अनुभव से ही हो सकता है। अकॉर्डिंग टू बर्कले, द नॉलेज ऑफ रियलिटी, है ना, द नॉलेज ऑफ रियलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली बाय आवर एक्सपीरियंसेस, है ना। आप यहाँ पर इनके प्रसिद्ध कथन को भी लिख सकते हैं कि उनके अनुसार सत्ता अनुभव मूलक है। ठीक है ना, उनकी ये प्रसिद्ध कथन को, प्रसिद्ध युक्ति को यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सत्ता अनुभव मूलक है ना। तो यहाँ पर यही बताना है कि बर्कले एक अनुभववादी दार्शनिक है। उनके अनुसार वास्तविकता का ज्ञान केवल अनुभव से ही प्राप्त हो सकता है ना। केवल उन सत्ताओं को ठीक स्वीकार किया जा सकता है जिसका हमें अनुभव हो, अर्थात सत्ता अनुभव मूलक है। ठीक है, 8वां प्रश्न एक वेस्टर्न फिलॉसफी से ही लिया गया है ना। लॉक के सामंजस्य का सिद्धांत में टेबुला रासा के बारे में बताइए। ठीक है, तो राइट अबाउट टेबुला रासा इन लॉक्स एपिस्टेमोलॉजी थ्योरी। ठीक है, तो देखिए अब यह तो ये सिद्धांत काफी विस्तृत है, काफी बड़ा है ना, लेकिन यहाँ पर हमें केवल, है ना, इस पर फोकस करना है, टेबुला रासा, है ना। तो लॉक ये भी एक अनुभववादी दार्शनिक है। इनफैक्ट इन्हें अनुभववाद का जनक कहा जाता है। आप इस तरह से भी अपने उत्तर को शुरू कर सकते हैं, है ना, कि लॉक
को अनुभववाद का जनक कहा जाता है। ही इज रिफर्ड एज फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। ठीक है, फिर आप आइए है ना टॉपिक पर, ठीक, और ये बताइए कि लॉक के अनुसार, है ना, लॉक के अनुसार जन्म के समय हमारी जो बुद्धि है ये कोरी स्लेट के समान होती है। जन्म के समय हमारी बुद्धि एक कोरी स्लेट के समान होती है, जिसे लॉक ने टेबुला रासा कहा है, जिसे लॉक ने टेबुला रासा कहा है ना, जिस पर हम अपने अनुभव के माध्यम से, जिस पर हम अपने अनुभव के माध्यम से ज्ञान अंकित करते हैं, ज्ञान को अंकित करते हैं, है ना। तो यहां पर आपको यही बताना है, अकॉर्डिंग टू लॉक, according to Locke, during our birth, our mind is in form of clean slate, which is referred as tabula rasa, है ना। our mind acquires the knowledge by our experiences, अनुभव से ही, है ना, ज्ञान इस कोरी स्लेट में अंकित किया जाता है। ठीक है, तो 8 प्रश्न, है ना, पूछे गए थे 2 नंबर में, जहां हमने देखा कि 3 प्रश्न पाश्चात्य दर्शन से पूछे गए थे। ठीक है, और बाकी अन्य टॉपिक से। ठीक, चलिए अब 2 नंबर के बाद अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले कैटेगरी पे, खंड 2 जो है, और यहाँ 4 नंबर के प्रश्न होते हैं और शब्द सीमा 60 वर्ड्स की होती है, 60 शब्दों में, है ना, यहाँ पर हमें उत्तर देना होता है। ठीक है, चलिए, तो 4 नंबर में पूछा गया सबसे पहला प्रश्न, है ना, मीमांसा के अपूर्व सिद्धांत से है ना। मीमांसा दर्शन भारतीय दार्शनिक संप्रदायों में एक दार्शनिक, है ना, संप्रदाय मीमांसा है, जो आस्तिक, है ना, आस्तिक शाखा में इसे रखा जाता है। ठीक है, आस्तिक शाखा में एक मीमांसा दर्शन को रखा जाता है और इसके अपूर्व के सिद्धांत से यह प्रश्न किया गया है। ठीक है, अब देखिए, है ना, 4 नंबर का यह प्रश्न है, तो थोड़ा सा आप मीमांसा, है ना, दर्शन के बारे में बताते हुए आप इस प्रश्न पर, ठीक है, आ सकते हैं। जैसे मीमांसा दार्शनिक संप्रदाय के संस्थापक जैमिनी है ना, मीमांसा दार्शनिक संप्रदाय के संस्थापक जैमिनी है, और मीमांसा एक नास्तिक संप्रदाय है, परंतु यह अनीश्वरवादी है, परंतु यह क्या है, अनीश्वरवादी, है ना। जैमिनी is the founder of Mimamsa school of thought. It is one of the atheist school of thought, though it is, है ना, though it does not believes in existence of God, है ना, अनीश्वरवादी है। ठीक, फिर आप ये बताइए, है ना, कि अपूर्व का शाब्दिक अर्थ क्या है ना। मीमांसा का एक छोटा सा परिचय देने के बाद ठीक हम आते हैं अपने टॉपिक पर, अपूर्व। तो पहले इसके शाब्दिक अर्थ को बताइए कि अपूर्व से आशय क्या है। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ वह जो पूर्व में नहीं था, वह जो पूर्व में नहीं था, है ना। यहां फिर इसकी व्याख्या करते हैं, है ना। मीमांसकों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीमांसा फिलोसोफर्स, ठीक है, अपूर्व एक ऐसी अदृष्ट शक्ति है ना, अपूर्व एक ऐसी अदृष्ट शक्ति है जो प्राणियों के, है ना, जो प्राणियों के कर्म के अनुसार उन्हें फल प्रदान करती है ना, जो प्राणियों के कर्म के अनुसार उन्हें फल प्रदान करती है। ठीक है, प्रत्येक, है ना, प्रत्येक कर्म का फल निश्चित होता है ना। एवरी एक्शन, है ना, एवरी एक्शन लीड्स टू रिजल्ट्स। ठीक है, हर एक कर्म का एक अपना फल होता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म फलों से वंचित नहीं हो सकता, है ना, कोई भी व्यक्ति अपने कर्म फलों से वंचित नहीं हो सकता, है ना। तो बेसिकली अपूर्व मीमांसा दर्शन में, है ना, कर्म फल से संबंधित सिद्धांत है ना। किससे संबंधित सिद्धांत है? कर्म फल से, है ना। मीमांसा फिलॉसफी में लॉ ऑफ कर्म को, ठीक है, अपूर्व कहा गया है। ठीक है, तो अपूर्व एक ऐसी अदृष्ट शक्ति है जो प्राणियों को उनके कर्म के अनुसार, है ना, फल प्रदान करती है ना। जो प्रारंभिक मीमांसक थे, अर्लियर मीमांसा फिलोसोफर्स जो थे, उनका यह भी मानना था कि आत्मा, है ना, जब परलोक जाती है तो परलोक में
उसके अपूर्व के अनुसार ही उसे सुख और दुख भोगना होता है ना। अर्लियर मीमांसा philosopher believes that when the soul migrates to other world, ठीक है, the soul has to suffer, or the soul will face pleasures according to अपूर्व, है ना। अपूर्व के अनुसार ही या तो सफरिंग और या फिर क्या होगा, प्लेजर, है ना, उसे सुख और दुख की अनुभूति होगी, है ना। और साथ में यहाँ यह भी बताया गया है कि अपूर्व का संचालक है ना, ईश्वर नहीं है, ठीक है। ठीक, गॉड डज नॉट रेगुलेट, है ना, अपूर्व। इनफैक्ट अपूर्व इज सेल्फ रेगुलेटेड, है ना। इनफैक्ट अपूर्व इज सेल्फ रेगुलेटेड, अर्थात यह स्वतः संचालित है, स्वतः क्या है, संचालित, ठीक है। तो पहले मीमांसा दर्शन के बारे में है ना, एक ओपनिंग लाइन हमने बताया, ठीक है। और उसके बाद अपूर्व के शाब्दिक अर्थ को बताते हुए, है ना, यह बताया कि ये मीमांसकों के कर्म नियम से संबंधित है ना। ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो प्राणियों के कर्म फल, है ना, जो प्राणियों को, है ना, उनके कर्म का फल भोग कराती है। प्रारंभिक मीमांसकों के अनुसार, है ना, आत्मा के परलोक जाने पर जो सुख और दुख की अनुभूति होती है वह अपूर्व के आधार पर ही होती है। अपूर्व का संचालक ईश्वर नहीं होता, अपूर्व स्वतः संचालित होती है ना। मीमांसकों के अनुसार कोई भी प्राणी अपने कर्म फल से वंचित नहीं हो सकता। प्रत्येक कर्म का, है ना, अपना एक फल होता है ना। हर एक कार्य में, ठीक है, हर एक कार्य में कार्य कारण को लेकर भी, कॉज इफेक्ट को लेकर भी यहाँ बात कही गई है कि हर एक कारण में, है ना, हर एक कार्य में, सॉरी, कारण निहित होता है ना। एवरी इफेक्ट इटसेल्फ हैज इट्स ओन कॉज, ठीक है। तो हर एक कार्य में, है ना, कारण निहित होता है और हर एक व्यक्ति को अपने कार्यों के, अपने कर्मों के फल का भोग करना ही होता है। इसे कहते हैं अपूर्व का सिद्धांत, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। न्याय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में प्रमा के अंगों का वर्णन कीजिए, है ना। टेक डिस्क्राइब कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रमा इन द लाइट ऑफ न्याय फिलॉसफी, ठीक है। तो देखिए, न्याय दर्शन में प्रमा और अप्रमा की अवधारणा दी जाती है ना। न्याय दर्शन में प्रमा और अप्रमा की अवधारणा दी जाती है, जो इनका ज्ञान संबंधी विचार है, जो इनका क्या है, ज्ञान संबंधी विचार, है ना। प्रमा से आशय है यथार्थ या वास्तविक ज्ञान, ठीक है, और अप्रमा से आशय है अयथार्थ ज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर, है ना, प्रश्न प्रमा से पूछा गया है तो हम इसी पर स्टिक रहेंगे और इसी को यहाँ डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम यह बताएं कि न्याय दर्शन में प्रमा से आशय है यथार्थ ज्ञान, ठीक है, यथार्थ ज्ञान, ठीक, या ट्रू या वैलिड नॉलेज, ठीक है। प्रमा रिफर्स टू ट्रू और वैलिड नॉलेज, है ना। वह ज्ञान, है ना, फिर आगे बताइए, वह ज्ञान जो प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया जाए, वह ज्ञान जो प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया जाए उसे, है ना, प्रमा कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रमा, ठीक है। और यहां, है ना, कुल 4 प्रमाण है, ठीक, 4 प्रमाण है जिसे प्रमा के अंग कहा जाता है, ठीक है। क्या, प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा शब्द और चौथा उपमान, ठीक है। प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमान, इन्फ्रेंस, शब्द, वर्बल टेस्टिमनी और उपमान
कंपैरिजन। ठीक है, तो प्रमा के ये 4 अंग हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, वर्बल टेस्टिमनी और कंपैरिजन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रमा क्या है ये हमने बता दिया 2 लाइन में, है ना, कि प्रमा से आशय है यथार्थ ज्ञान, है ना, यथार्थ ज्ञान या फिर वह ज्ञान जो प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया जा सके, उसे कहते हैं क्या, प्रमा। ठीक है, फिर इसके 4 अंग हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर इन हर एक प्रमाण पर विस्तार में चर्चा की जा सकती है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन हमको शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है, 60 शब्दों में, है ना, इस प्रश्न को हमको लिखना है। तो ये ध्यान रखिए, है ना, कि इन चारों प्रमाणों के बारे में, है ना, सारगर्भित, ठीक है, सारगर्भित हम व्याख्या करें इनकी। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है ना, संक्षिप्त में हमको इन सभी प्रमाणों के बारे में बताना है ना। तो सबसे पहले बताइए क्या, प्रत्यक्ष, है ना। तो इंद्रिय अनुभूति से प्राप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। द नॉलेज विच वी एक्वायर्ड बाय आवर सेंसेस इज कॉल्ड परसेप्शन। ठीक है, ये जरूर बताइएगा कि न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष के दोनों स्वरूप को स्वीकारा गया है, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष, है ना, क्योंकि प्रत्यक्ष की जो अवधारणा है, परसेप्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये चार्वाक से शुरू होता है ना, चार्वाक से शुरू होता है, और वो केवल लौकिक प्रत्यक्ष को स्वीकारते हैं जिसमें केवल इंद्रिय अनुभूति आती है ना। यहां न्याय दर्शन में अलौकिक प्रत्यक्ष को भी स्वीकारा गया है। तो ये जरूर यहां बताइए कि न्याय दर्शन में लौकिक प्रत्यक्ष के साथ साथ अलौकिक प्रत्यक्ष को भी स्वीकार किया गया है। ठीक है, फिर अनुमान, तो अनुमान को एक लाइन में परिभाषित करिए कि भाई दृष्ट हेतु से अदृष्ट साध्य, है ना, दृष्ट हेतु से अदृष्ट साध्य की सिद्धि कराने वाला प्रमाण अनुमान कहलाता है, और यह व्याप्ति पर आधारित होता है ना। अनुमान और इन्फ्रेंस, है ना, इन्फ्रेंस मीन्स बाय विच, ठीक है, बाय विच विजिबल, है ना, विजिबल हेतु कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इनविजिबल, है ना, साध्य। ठीक है, तो दृष्ट हेतु से अदृष्ट साध्य की सिद्धि कराने वाले प्रमाण को कहते हैं क्या, अनुमान। ठीक है, और यह व्याप्ति पर आधारित होता है ना, इट इज बेस्ड ऑन इनवेरिएबल रिलेशन विच इज कॉल्ड व्याप्ति। ठीक, फिर शब्द प्रमाण के बताइए, है ना, किसी विश्वसनीय व्यक्ति के कथन या किसी ग्रंथ में लिखी हुई विचारों को प्रमाण के रूप में स्वीकारना, इसे शब्द प्रमाण कहते हैं, है ना। और अंतिम में उपमान प्रमाण बताइए। तो उपमान प्रमाण क्या होता है, ठीक है, उपमान से आशय है समरूपता या सादृश्यता, है ना, नॉलेज ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो उपमान, है ना, से आशय है समरूपता या सादृश्यता। तो समरूपता या सादृश्यता का ज्ञान ये कहलाता है उपमान, है ना। किसी एक ज्ञात वस्तु, कैसे लिखेंगे इसे, किसी एक ज्ञात वस्तु की समरूपता के आधार पर, किसी एक ज्ञात वस्तु की समरूपता के आधार पर दूसरी अज्ञात वस्तु का बोध करना, इसे हम कहते हैं क्या, उपमान। ठीक है, तो मीमांसा और दूसरा प्रश्न जो 4 नंबर में किया गया था, ये किया गया था न्याय दर्शन से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, है ना, सांख्य दर्शन से किया गया था। सांख्य दर्शन में प्रकृति का स्वरूप समझाइए। ठीक है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ प्रकृति इन सांख्य फिलॉसफी। ठीक, तो सबसे पहला चीज कि सांख्य दर्शन का केंद्रीय तत्व प्रकृति है ना, सांख्य दर्शन का केंद्रीय तत्व, है ना, प्रकृति है, या सांख्य दर्शन का मूल तत्व, है ना, द फंडामेंटल मैटर ऑफ सांख्य फिलॉसफी इज प्रकृति, है ना। और इसे प्रकृति को मूल तत्व मानते हुए, है ना, प्रकृति से जीवन व जगत की व्याख्या की गई है, जीवन व जगत की व्याख्या की गई है ना। तो सांख्य दर्शन में प्रकृति, है ना, मूल तत्व है जिससे जीवन और जगत की व्याख्या की गई है। फिर इसके शाब्दिक अर्थ को बता दीजिए कि प्रकृति, है ना, का शाब्दिक अर्थ, है ना, या ये कहिए कि प्रकृति 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्र और कृति, है ना।
प्र का अर्थात पूर्व और कृति का अर्थात है संरचना, है ना। तो प्रकृति से आशय उस सत्ता से है ना, अथॉरिटी विच इज बिलीव टू बी एग्जिस्टेंस, है ना, हुज एग्जिस्टेंस इज बिलीव टू बी, है ना, प्रायर द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना, इस संसार की संरचना या इस, है ना, इस विश्व की रचना से पहले जिस सत्ता का अस्तित्व था, है ना, उसको कहते हैं क्या, प्रकृति, है ना। प्र और कृति, पूर्व, प्र से आशय पूर्व और कृति से आशय क्या, है ना, कृति से आशय रचना, है ना। तो वह सत्ता जिसका अस्तित्व इस सृष्टि से पूर्व की हो उसको कहते हैं क्या, प्रकृति। ठीक है। प्रकृति को सांख्य दर्शन में त्रिगुणात्मक बताया गया है। प्रकृति को सांख्य दर्शन में, है ना, क्या बताया गया है, त्रिगुणात्मक। ठीक है, प्रकृति इज त्रिगुणात्मक, ठीक है ना। और त्रिगुणात्मक मतलब तीन गुणों से युक्त है, तीन गुणों से युक्त है। और ये तीन गुण क्या हैं, तो ये तीन गुण है सत, रज और तम। ठीक है, सांख्य दर्शन में प्रकृति को त्रिगुणात्मक बताया गया है ना। और ये तीन गुण है सत, रज और तम। ठीक है ना। और इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था, इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसे ही कहते हैं क्या, प्रकृति, इसे ही कहते हैं, है ना, प्रकृति। ठीक है, सांख्य दार्शनिकों ने यह कहा है कि इन तीन गुणों का प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, है ना। सांख्य दर्शन भी प्रत्यक्ष को प्रमाण के रूप में स्वीकारता है, लेकिन यह कहते हैं कि इन तीन गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता है। इन तीन, है ना, इन तीन गुणों के, है ना, कर्म के आधार पर, ठीक है, इन तीन गुणों के कर्म के आधार पर इनका अनुभव किया जाता है, इनका, है ना, क्या किया जाता है, अनुभव, है ना। तो सत का कर्म या सत का कार्य क्या है, सुख है, सत का कार्य सुख या प्लेजर, है ना। रज का कार्य क्या है, दुख है, रज का कार्य क्या है, दुख है, सफरिंग। ठीक है। और तम, ठीक है, तम का कार्य है अज्ञानता, है ना, तम का कार्य क्या है, अज्ञानता, है ना। तो इन तीनों गुणों के कर्म या कार्य के आधार पर इन तीनों के, है ना, अस्तित्व का हम अनुभव करते हैं। ठीक है। और यह भी बताया गया है कि यह तीनों गुण में यह तीनों सत, रज और तम, यह तीनों आपस में विरोधी गुण है, यह तीनों आपस में क्या है, विरोधी गुण है ना। ऑल द थ्री गुण हैव कॉन्ट्राडिक्शनरी, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शनरी क्वालिटीज। एक, सत, रज और तम तीनों में विरोधी गुण है, परंतु तीनों आपस में, है ना, सामंजस्य कर, आपस में, है ना, सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन कर, ठीक, इससे जीवन और जगत का विकास करते हैं, जीवन और जगत का विकास करते हैं। ठीक है। तो सांख्य दर्शन में प्रकृति के स्वरूप पर प्रश्न किया गया है ना। तो हमें उत्तर की शुरुआत इसी तरह करनी है ना। सबसे पहले प्रकृति क्या है, तो सांख्य दर्शन का केंद्रीय या मूल तत्व प्रकृति है, जिससे उन्होंने जीवन और जगत की व्याख्या की है। फिर उसके शाब्दिक अर्थ को हमने समझाया, फिर प्रकृति की विशेषता बताई कि प्रकृति क्या है, त्रिगुणात्मक है, सत, रज और, है ना, तम गुणों से युक्त है। इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था को ही, है ना, प्रकृति कहते हैं। यही प्रकृति का मूल स्वरूप या वास्तविक स्वरूप है। ठीक है। इन तीनों गुणों का प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, इन तीनों के, है ना, होने का, अस्तित्व का केवल हमें अनुभव होता है। ठीक है। और इनके कार्यों से, तो सत का कार्य सुख, रज का कार्य दुख और तम का कार्य क्या, अज्ञानता, है ना। और इन तीनों में विरोधी गुण होने के बाद भी ये आपस में, है ना, संयुक्त होकर आपसी सामंजस्य से जीवन और जगत का विकास करते हैं। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धर्म दर्शन में ईश्वर की सर्व शक्तिमत्ता या ओमनिपोटेंस ऑफ गॉड, है ना, का मूल्य बताइए।
ठीक है, देखिए धर्म दर्शन से लिया गया यह प्रश्न है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, है ना। और यहाँ ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का, है ना, मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का मूल्य से आशय है ईश्वर का सर्वशक्तिमान होना। ठीक है, ईश्वर का सर्वशक्तिमान होना। ठीक, धर्म दार्शनिकों के अनुसार, है ना, धर्म दार्शनिकों के अनुसार ठीक, ईश्वर वह सर्वशक्तिमान सत्ता है जिससे जिससे हर वह चीज संभव है जो तार्किक रूप से, है ना, हर वह चीज संभव है जो तार्किक रूप से सिद्ध की जा सकती है ना, जो तार्किक रूप से सिद्ध की जा सकती है। ठीक है, इस प्रकार की विचारधारा प्रायः एकेश्वरवादी, है ना, मोनोइस्ट या एकेश्वरवादी रिलीजन में भी देखी जाती है ना। एकेश्वरवादी या मोनोइस्ट रिलीजन जहां पर एक ही ईश्वर की आराधना की जाती है और उसे ही, है ना, सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो धर्म दार्शनिकों के द्वारा, है ना, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का मूल्य है ना, ईश्वर का सर्वशक्तिमान होना, एक ऐसा सर्वशक्तिमान सत्ता, है ना, जिससे हर वह चीज संभव है जिसे हम तार्किक रूप से, है ना, तार्किक रूप से सिद्ध कर सके, है ना। ओमनीपोटेंस ऑफ गॉड, इट मीन्स दैट द अथॉरिटी ऑफ, है ना, अथॉरिटी ऑफ वन सच गॉड by which the existence of all the beings can be rationally, है ना, rationally proved, तार्किक रूप से जिसे हम सिद्ध कर सके, है ना, हर वो उस कार्य को, ठीक है, हर ईश्वर के कार्य को वह ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का मूल्य बताता है। ठीक है, आगे ये बताइए कि धर्म दार्शनिकों और, है ना, धर्म दार्शनिकों और धार्मिक अनुयायियों के मध्य यह एक विवाद का, है ना, विवाद का विषय जरूर है। ठीक है, क्योंकि धर्म दार्शनिक इसे तार्किक रूप से, सर्वशक्तिमत्ता, है ना, को तार्किक रूप से जोड़कर देखते हैं। वे स्पष्ट करते हैं, है ना, कि ईश्वर के द्वारा हर उस चीज का निर्माण, हर उस चीज का, है ना, विकास करना संभव है जिसे तार्किक रूप से सिद्ध किया जा सके। वहीं जो धर्म के अनुयायी हैं, है ना, जो पूरी तरह से रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं, वो यह कहते हैं कि तार्किकता का मापदंड ईश्वर के, है ना, ईश्वर की शक्तियों को या ईश्वर के अस्तित्व को, है ना, कह लीजिए ईश्वर के, है ना, अस्तित्व पर प्रश्न करता है, ईश्वर की शक्तियों को सीमित करता है। ठीक है, तो धर्म दार्शनिकों और धार्मिक अनुयायियों के बीच, ठीक है, रिलीजियस जो फिलोसोफर्स हैं, है ना, और जो रिलीजियस बिलीफ्स रखते हैं, थियोलॉजियंस जिसको हम कहते हैं, दोनों के बीच ये एक डिबेट का विषय है ना, क्योंकि रिलीजियस बिलीफ्स करने वाले धार्मिक अनुयायी जो हैं, ये इस सर्वशक्तिमत्ता के इस विचार को, है ना, स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार ईश्वर, है ना, असीम है ना, ईश्वर नित्य है, ईश्वर शाश्वत है, ईश्वर पर किसी भी प्रकार का तार्किक रूप से, है ना, कोई ईश्वर को सीमित करने का कोई मापदंड या बेंचमार्क लगाया नहीं जा सकता, है ना। तो ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का मूल्य है ईश्वर का सर्वशक्तिमान होना। ईश्वर, है ना, ईश्वर वह हर संभव, है ना, संरचना कर सकता है, कृति कर सकता है जिसे हम तार्किक रूप से सिद्ध कर सके। धर्म दर्शन में इसी को ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का मूल्य कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न पर। सतनाम पंथ की प्रमुख विशेषताएं लिखें। ठीक है, तो सतनाम पंथ की एक विशेषताओं पर ही प्रश्न किया गया है, तो विशेषताओं को आप मुख्य बिंदुओं में बता सकते हैं। जैसे सतनाम पर विश्वास, बिलीफ इन सतनाम। ठीक है, सतनाम पर विश्वास, ठीक है ना, सतनाम पंथ के अनुयायी एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं। ठीक है, एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं और वही सत्य है, वही क्या है, सत्य है। ठीक है,
मूर्ति पूजा निषेध, मूर्ति पूजा निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ आइडल वर्शिप, ठीक है, वर्ण भेद को अस्वीकार, ठीक, रिजेक्ट है ना, रिजेक्शन ऑफ वर्ण सिस्टम, ठीक, प्रोहिबिशन ऑफ आइडल वर्शिप, ठीक है, वर्ण भेद को अस्वीकार, ठीक है, वहीं पर स्त्री गमन निषेध, पर स्त्री गमन है ना, निषेध, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ एडल्ट्री, ठीक है ना, सतनाम पंथ में महिलाओं को पुरुषों के समतुल्य दर्जा दिया गया है ना, और पर स्त्री को माता मानने की बात कही गई है, पर स्त्री को माता मानने की बात कही गई है, ठीक है। साथ में है ना, सतनाम पंथ की विशेषताओं में एक विशेषता ये भी है कि सतनाम है ना पंथ में दोपहर में खेतों की जोताई है ना, खेतों की जुताई को निषेध किया गया है ना, दोपहर में खेत है ना जोतना या खेतों की जोताई, ठीक है, ये प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। साथ में देवी देवता, देवी देवता या अवतारवाद है ना, अवतारवाद, इनकारनेशन, गॉड गॉडेस और इनकारनेशन है ना, जैसे मान्यताओं को भी यहाँ पर निषेध किया गया है, ठीक है। देवी देवता व अवतारवाद पर विश्वास न करने की बात कही गई है ना। अहिंसा के पालन पर जोर दिया गया है ना, अहिंसा का पालन, ठीक है, नॉन वायलेंस, प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक। वहीं मांस मदिरा, ठीक है, मांस मदिरा के सेवन को भी है ना प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। तो यही सतनाम पंथ की विशेषताएं हैं, है ना। 4 नंबर का प्रश्न है, तो ऐसे ही 8 बिंदुओं में आप इसे है ना लिख सकते हैं, यह सतनाम पंथ की प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं खंड 3 है ना, सेक्शन 3, ठीक। 8 नंबर का यह भाग है और यहाँ पर हमारे पास शब्द सीमा होती है ना 100 शब्दों की, 100 वर्ड्स में, ठीक। तो 100 शब्दों में सबसे पहले, ठीक है, प्रश्न पूछा गया है स्पिनोजा, ठीक, स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद क्या है, व्याख्या करें, व्हाट इज स्पिनोजा पैंथियसिज्म, है ना, एक्सप्लेन, ठीक। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमें उत्तर की शुरुआत स्पिनोजा के द्वारा प्रस्तुत किए गए केंद्रीय विचार, उनके सेंट्रल थ्योरी द्रव्य से करना होगा, ठीक है। किससे करना होगा, द्रव्य से, द्रव्य अर्थात सब्सटेंस, ठीक है। तो पहले द्रव्य क्या है इसके बारे में हमें बताना होगा और फिर है ना इनके सर्वेश्वरवाद के विचार पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ उत्तर की शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हैं कि स्पिनोजा के द्वारा लिखित ग्रंथ एथिका, स्पिनोजा के द्वारा लिखित ग्रंथ एथिका में द्रव्य को वे परिभाषित करते हैं, ठीक है, द्रव्य को वे परिभाषित करते हैं, ठीक है। उनका दर्शन द्रव्य की व्याख्या से शुरू होता है, ठीक है। उनके अनुसार द्रव्य है ना, द्रव्य स्वयंभू है, द्रव्य क्या है, स्वयंभू है, ठीक है। सब्सटेंस इज सेल्फ कॉज्ड, ठीक है। द्रव्य क्या है, तो द्रव्य स्वयंभू है, द्रव्य क्या है, तो द्रव्य नित्य व शाश्वत है ना, इटर्नल और इमॉर्टल है ना। द्रव्य क्या है, तो द्रव्य अपरिमित है, अपरिमित है ना, अर्थात इन्फानाइट, द्रव्य क्या है, अपरिमित है
है ना। द्रव्य क्या है, तो द्रव्य स्वतंत्र है ना। द्रव्य और सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो स्पिनोजा का दर्शन, है ना, द्रव्य की व्याख्या से प्रारंभ होता है। उन्होंने अपनी किताब एथिका में द्रव्य को परिभाषित करते हुए द्रव्य को स्वयंभू, नित्य, शाश्वत, अपरिमित व स्वतंत्र कहा है, ठीक है। फिर हम आते हैं, है ना, इनके सर्वेश्वरवाद के विचार की ओर। देख, जहां हमें यह बताना है कि स्पिनोजा ने द्रव्य को कल्पना व शून्यता, इमेजिनेशन और नलिटी, है ना, शून्यता से बचाने के लिए, इन ऑर्डर टू सेव, है ना, इन ऑर्डर टू सेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम, है ना, नलिटी और इमेजिनेशन, स्पिनोजा मेंशन सब्सटेंस एज गॉड, ठीक है। तो कल्पना और शून्यता से बचाने के लिए, है ना, स्पिनोजा ने द्रव्य की संज्ञा ईश्वर से दी है ना। यह द्रव्य को ईश्वर कहा है, द्रव्य को क्या कहा है, ईश्वर कहा है, ठीक है। तो स्पिनोजा के अनुसार, है ना, स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर ही परम सत्ता है, ठीक है। अल्टीमेट अथॉरिटी या परम सत्ता क्या है, ईश्वर, है ना। इस आधार पर वे कहते हैं कि संसार में हर एक अस्तित्ववान सत्ता, है ना, हर एक अस्तित्ववान सत्ता ईश्वर ही है ना। ईश्वर ही संपूर्ण सत्ता है। स्पिनोजा की ये प्रसिद्ध युक्ति है, कथन है क्या, कि ईश्वर ही संपूर्ण सत्ता है, संपूर्ण सत्ता ही ईश्वर है, ईश्वर ही संपूर्ण सत्ता है और संपूर्ण सत्ता ही ईश्वर है, ठीक है। स्पिनोजा ने, है ना, द्रव्य को ईश्वर के रूप में परिभाषित करते हुए ईश्वर और जगत के मध्य संबंध को भी स्पष्ट किया है ना। बाय डिक्लेयरिंग सब्सटेंस एज अ गॉड, स्पिनोजा हैज रिलेटेड गॉड एंड दिस वर्ल्ड, ठीक है। और किस प्रकार का रिलेशन बताया है, तो स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर और जगत के मध्य अभेद संबंध है ना, अभेद संबंध है। दे बोथ आर इनसेपरेबल, है ना। ईश्वर और जगत के मध्य अभेद संबंध है और उन्होंने ईश्वर और जगत के इस संबंध, है ना, की तुलना एक त्रिभुज से की है ना। स्पिनोजा कंपेयर्ड द रिलेशन ऑफ गॉड एंड दिस वर्ल्ड विथ अ ट्रायंगल, है ना। और वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार त्रिभुज की, है ना, ये तीन शाखाएं अनिवार्य व आवश्यक होती हैं, है ना, त्रिभुज के लिए अनिवार्य व आवश्यक होती हैं, है ना, तीनों में अभेद संबंध होता है, वैसे ही ईश्वर और जगत भी अनिवार्य व आवश्यक है, इनमें भी अभेद संबंध है, इनमें भी क्या है, अभेद संबंध है, ठीक है। फिर ईश्वर को लेकर या ईश्वर के स्वरूप को लेकर, नेचर ऑफ गॉड, है ना, को लेकर स्पिनोजा का क्या विचार है, ठीक है, यह बताइए। तो स्पिनोजा का विचार ईश्वर को लेकर क्या है कि ईश्वर व्यक्ति रहित है। ईश्वर क्या है, व्यक्ति रहित है, क्योंकि व्यक्तित्व का आरोपण करने पर ईश्वर का ऐश्वर्य, है ना, ईश्वर की ख्याति, है ना, सीमित हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए ईश्वर को उन्होंने व्यक्ति रहित स्वरूप में स्वीकार किया है। ईश्वर को उन्होंने किस स्वरूप में स्वीकार किया है, व्यक्ति रहित, फॉर्मलेस, है ना। स्पिनोजा हैज एक्सेप्टेड द फॉर्मलेस नेचर ऑफ गॉड, है ना, क्योंकि व्यक्तित्व के आरोपण पर ईश्वर का ऐश्वर्य कम हो जाता है या सीमित हो जाता है, ठीक है ना। लास्ट में यही बताइए कि चूंकि संपूर्ण सत्ता ईश्वर है और ईश्वर ही पूर्ण सत्ता है ना, इस संसार में जिस किसी भी वस्तु, है ना, जिस किसी भी वस्तु की सत्ता है वह ईश्वर ही है। इसलिए इस
स्पिनोजा के इस विचार को सर्वेश्वरवाद कहा जाता है। इसलिए स्पिनोजा के इस विचार को क्या कहा जाता है? सर्वेश्वरवाद। ठीक है, तो 8 नंबर में ये प्रश्न किया था, 100 शब्दों में लिखना है ना। तो वैसे ही जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले, चूंकि देखिए है ना, द्रव्य के बारे में यहाँ बताना आवश्यक है, क्योंकि द्रव्य को ही इन्होंने ईश्वर माना है। द्रव्य को ही क्या माना है? ईश्वर, है ना। द्रव्य और सब्सटेंस विच इज द फंडामेंटल मैटर, है ना, विच इज द फंडामेंटल मैटर फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड। तो सबसे पहले द्रव्य क्या है ये बताना है, फिर है ना रिलेट करना है द्रव्य को ईश्वर से, है ना, और फिर यह बताना है कि चूंकि संपूर्ण है ना सत्ता ईश्वर है ना, ईश्वर है। ठीक है, इसलिए इस संसार में जिस किसी भी वस्तु की सत्ता है ना, जिस किसी भी वस्तु की सत्ता है वह ईश्वर है। अर्थात हर एक वस्तु में है ना ईश्वर मौजूद है, और इसी को कहते हैं क्या? सर्वेश्वरवाद, है ना। एक फेमस इनका कथन है, ऑल इज गॉड एंड गॉड इज ऑल। ठीक है, क्या? ऑल इज गॉड एंड गॉड इज ऑल। ठीक, तो ये है स्पिनोजा का पैंथेइज्म या सर्वेश्वरवाद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हीगल के द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद और ब्रेडले के प्रत्ययवाद की अवधारणा की समीक्षात्मक व्याख्या करें, है ना। एक्सप्लेन क्रिटिकली हीगल्स कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म एंड ब्रेडलेज आइडियलिज्म। ठीक है, अब देखिए यहां पर 2 थ्योरीज हैं, हीगल और ब्रेडले की। ठीक, और दोनों थ्योरी पर है ना समीक्षा करनी है, दोनों थ्योरी की है ना क्रिटिकल एनालिसिस हमें करनी है। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न में है ना हमें एक प्रकार का तुलनात्मक अप्रोच रखना होता है। ठीक, कि एक दार्शनिक का इस पर क्या विचार है और वहीं पर दूसरे दार्शनिक का इस पर क्या विचार है ना। आपको ये नहीं करना है कि पहले है ना पहले पैराग्राफ में हम हीगल के द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद को लिख दें और दूसरे पैराग्राफ में ब्रेडले के। ठीक है, आपको दोनों को कंपेयर करते हुए चलना है, दोनों का है ना दोनों की समीक्षा करनी है। ठीक है, तो कैसे यहां पर शुरुआत करें? तो सबसे पहले है ना शुरुआत करते हैं हीगल से। ठीक है ना, तो है ना आप इस तरह से भी इस प्रश्न को अप्रोच कर सकते हैं कि हीगल और ब्रेडले दोनों प्रत्ययवादी दार्शनिक है ना। हीगल एंड ब्रेडले बोथ आर आइडियलिस्टिक फिलोसोफर्स, है ना। हीगल और ब्रेडले ये दोनों प्रत्ययवादी दार्शनिक है। ठीक है, हीगल है ना, हीगल के बारे में पहले बताएं कि हीगल के अनुसार है ना, हीगल के अनुसार बुद्धि है ना, बुद्धि में मौजूद जो जन्मजात प्रत्यय होते हैं, दोज इनेट आइडियाज विच आर प्रेजेंट इन अवर माइंड, है ना, जन्मजात प्रत्यय होते हैं। इन्हीं जन्मजात प्रत्ययों का विश्लेषण कर, इन्हीं जन्मजात प्रत्ययों का विश्लेषण कर है ना बुद्धि के लिए किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान जानना है ना असंभव नहीं है, किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान जानना असंभव नहीं है ना। हीगल यह कहते हैं जो सत है वह बौद्धिक है, वह बौद्धिक है, जो बौद्धिक है, जो बौद्धिक है वह सत है, वह सत है ना। रेशनल इज है ना, रेशनल इज रियल एंड रियल इज रेशनल। ठीक है, रेशनल इज रियल एंड रियल इज रेशनल। ठीक है, जो बौद्धिक है, जो सत है वह बौद्धिक है, और जो बौद्धिक है वह सत है ना। हीगल प्रत्यय के स्वरूप, ठीक है, इसके
लक्षण आदि को स्पष्ट करने के लिए द्वंदात्मक विधि का प्रयोग करते हैं, है ना। हिगल प्रत्यय, है ना, के स्वरूप, उसके लक्षण और उससे होने वाले विकास को स्पष्ट करने के लिए द्वंदात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर बताइए यहीं पर ब्रेडले के बारे में कि ब्रेडले, सबसे पहला चीज इनके इंट्रोडक्शन में जरूर बताइए कि इन्हें नव हीगलवादी कहते हैं, है ना, इन्हें नव हीगलवादी कहते हैं। ठीक है, नव हीगलवादी कहते हैं। ठीक है, ब्रेडले, ठीक, ब्रेडले के अनुसार, है ना, प्रत्यय, ठीक है, ब्रेडले के अनुसार, ब्रेडले के अनुसार प्रत्यय, है ना, या आइडियाज, ठीक है, चेतना से संबंधित है। इट इज रिलेटेड विथ आवर कॉन्शियसनेस, इट इज रिलेटेड विथ आवर, है ना, कॉन्शियसनेस। ठीक है, ब्रेडले यहाँ पर, है ना, प्रत्यय और चेतना, है ना, प्रत्यय और चेतना की तुलना करते हैं। ठीक है, उनके अनुसार समस्त वस्तुएं, है ना, समस्त वस्तुएं इसी संसार की समस्त वस्तुएं इसी चेतना की अभिव्यक्ति है ना, संसार की समस्त वस्तुएं इसी चेतना की अभिव्यक्ति है। जहां हिगल, है ना, प्रत्यय के स्वरूप और लक्षण को स्पष्ट करने के लिए द्वंदात्मक विधि या डायलेक्टिकल मेथड का उपयोग करते हैं, वहीं ब्रेडले, है ना, ब्रेडले प्रत्यय की व्याख्या करते हुए इसके दो पक्षों को प्रस्तुत करते हैं, है ना, दो पक्षों को प्रस्तुत करते हैं। पहला भावात्मक पक्ष, है ना, अफर्मेटिव पार्ट, और दूसरा खंडनात्मक पक्ष, खंडनात्मक पक्ष। ठीक है, या रिफ्यूटेशन। ठीक है, तो पहले द्वंदात्मक विधि का, है ना, हम जिक्र करें और उसके बाद ब्रेडले ने कैसे प्रत्यय के दो स्वरूप को या प्रत्यय की व्याख्या दो, है ना, दृष्टिकोण से की है, उस पर हम बात करें। ठीक, तो द्वंदात्मक विधि के बारे में बताइए, है ना, कि द्वंदात्मक विधि, हिगल के द्वंदात्मक विधि की विशेषता है विरोध का नियम, है ना। पहली विशेषता है क्या? विरोध का नियम, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक, है ना। हिगल के अनुसार विकास के लिए किसी भी विषय वस्तु में विरोध का होना आवश्यक है ना। यहाँ पर विरोध को एक बाधा के रूप में, एक बैरियर के रूप में नहीं देखा जाता, विरोध को विकास के लिए, है ना, आवश्यक बताया गया है, विरोध को विकास के लिए आवश्यक बताया गया है ना। हिगल का यह मानना है कि प्रत्येक विषय वस्तु में विरोधी गुण मौजूद होते हैं। इन विरोधी गुण, है ना, का विश्लेषण कर हम विषय वस्तु के बारे में, है ना, या उसके धर्म, अन्य धर्मों के बारे में ज्ञान हासिल करते हैं। ठीक है, तो हर एक विषय वस्तु में विरोधी गुण मौजूद होते हैं और इन्हीं विरोधी गुण का विश्लेषण कर हम विषय वस्तु के अन्य धर्मों का बोध करते हैं। हिगल का यह विचार, यहाँ पर आप ये चीज जरूर मेंशन कर सकते हैं कि हिगल का यह विचार जैन दार्शनिकों के श्यादवाद से, है ना, मिलता है, श्यादवाद से संबंधित है। ठीक है, दूसरी विशेषता कि द्वंदात्मक विधि, है ना, द्वंदात्मक विधि त्रिरूपात्मक है, मतलब इसके तीन स्टेजेस हैं। ठीक है, तीन, है ना, स्टेजेस हैं। एक त्रिरूपात्मक है। पहला स्टेज वाद, दैट इज सिंथेसिस। ठीक है, दूसरा स्टेज प्रतिवाद, एंटी सिंथेसिस, और तीसरा, है ना, स्टेज है समन्वय। ठीक है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, वाद, प्रतिवाद, समन्वय, है ना। किसी भी विषय वस्तु का पहले वाद प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसका प्रतिवाद, और फिर, है ना, समन्वय। वाद, प्रतिवाद, समन्वय, इसी प्रक्रिया के तहत विरोधी गुणों की समीक्षा करते हुए विषय वस्तुओं के, है ना, अन्य गुणों का बोध किया जा सकता है। और इसीलिए वे कहते हैं,
है ना, हीगल का यह मानना है कि बुद्धि के लिए किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान हासिल करना असंभव नहीं है। ठीक है, वहीं ब्रेडले प्रत्यय की व्याख्या दो दृष्टिकोण में करते हैं, भावात्मक और दूसरा है क्या, खंडनात्मक। ठीक है, भावात्मक दृष्टिकोण में, है ना, भावात्मक दृष्टिकोण में एक ब्रेडले ब्रेडले प्रत्यय को, है ना, प्रत्यय को अमूर्त प्रत्यय की संज्ञा देते हैं। ठीक है, प्रत्यय को, है ना, अमूर्त प्रत्यय की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसे, है ना, प्रत्यय को नित्य व शाश्वत बताते हुए, है ना, प्रत्यय को नित्य व शाश्वत बताते हुए, है ना, समस्त विषय वस्तुओं का आधार बताया गया है, समस्त विषय वस्तुओं का, है ना, आधार। ठीक है, इसे बताया गया है। दूसरी ओर खंडनात्मक पक्ष में, है ना, खंडनात्मक पक्ष में जितने भी, है ना, वैज्ञानिक, चाहे धार्मिक, है ना, या भौतिक अभौतिक, जो भी संबंध युक्त, ठीक है, जो भी, है ना, संबंध युक्त प्रत्यय है, ठीक है, संबंध युक्त प्रत्यय है, उन्हें इन्होंने अस्वीकार किया है। उन्होंने, है ना, उन सभी संबंध युक्त प्रत्ययों को इन्होंने क्या किया है, अस्वीकार किया है। ठीक है, तो उन सभी प्रत्ययों के, है ना, प्रत्यय मीन्स बेसिकली आइडियाज, तो वे आइडियाज जो इंटरडिपेंडेंट हैं, है ना, जिनमें एक रिलेशन है, उन सभी प्रत्यय के विचारों को, है ना, इन्होंने अस्वीकार किया है। केवल इन्होंने स्वीकार किया है तो किस प्रत्यय को, अमूर्त प्रत्यय को, है ना। तो एक तरफ हीगल की द्वंद्वात्मक विधि है ना, द्वंद्वात्मक विधि जिसका उद्देश्य प्रत्यय से होकर आत्मा की विश्लेषण की ओर है, प्रत्यय से होकर, है ना, आत्मा के या आत्म तत्व के विश्लेषण से, है ना, संबंधित है ये द्वंद्वात्मक विधि। वहीं दूसरी ओर प्रत्यय के दो, है ना, दृष्टिकोण को बताया गया है, किसके द्वारा, है ना, ब्रेडले के द्वारा, एक भावात्मक और दूसरा क्या, खंडनात्मक। तो दोनों विधियों की समीक्षात्मक तुलना करते हुए इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। डिस्कस क्रिटिकली द मंडल थ्योरी ऑफ कौटिल्य। ठीक है, 8 नंबर में पूछा गया यह आखिरी प्रश्न है इस भाग का। यहां पर एक चीज हमें ध्यान देना है कि प्रश्न आपसे मंडल सिद्धांत से जरूर पूछा गया है, लेकिन मंडल सिद्धांत क्या है ना, इस पर फोकस ना करके मंडल सिद्धांत की हमें, है ना, आलोचना करनी है, वर्तमान के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से उसको जोड़ते हुए, है ना, करंट के इंटरनेशनल सिनारियों से, है ना, इंटरनेशनल रिलेशन से उसको जोड़ते हुए, है ना, क्या खामियां हैं, क्या लूप होल है, उस पर विचार करना है ना, तो क्रिटिकली उसकी आलोचना करनी है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए एक ओपनिंग, है ना, हम जरूर यहाँ पर मंडल सिद्धांत के बारे में दें, है ना, ऐसा नहीं है कि आलोचना है मतलब पहला ही लाइन से आप आलोचना लिखना उसकी शुरू कर दें। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय देना आवश्यक होता है। तो एक सारगर्भित परिचय, है ना, आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि कौटिल्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया मंडल सिद्धांत, ठीक है, मंडल सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या करता है। यह संधि और समझौता के, है ना, तहत शक्ति के संतुलन पर जोर देता है। ठीक है ना, मंडल थ्योरी इट गिव्स अ ब्रीफ ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन एस्टेब्लिशिंग अ बैलेंस ऑफ पावर बाय द हेल्प ऑफ ट्रीटीज एंड बाय द हेल्प ऑफ, है ना, ट्रीटीज, संधि के माध्यम से शक्ति के संतुलन पर यहाँ जोर दिया जाता है। तो एक छोटा सा संक्षिप्त में परिचय हमने दे दिया। अब इसके बाद, है ना, हम आलोचना पर आए तो हम यह कह सकते हैं कि कौटिल्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया यह मंडल सिद्धांत, है ना, वर्तमान अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मापदंडों पर, ठीक है, निम्न आधारों पर प्रासंगिक नहीं बैठता है। ठीक है, कौटिल्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया ये जो मंडल सिद्धांत है वर्तमान, है ना, अंतरराष्ट्रीय मापदंडों,
ठीक है, करंट के जो इंटरनेशनल रिलेशंस के बेंचमार्क हैं, ठीक है, उस पर यह प्रासंगिक नहीं बैठता। इट इज नॉट फिजिबल, ठीक है, बेस्ड ऑन द करंट इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना, बेंचमार्क्स, ठीक है, मापदंडों पर ये प्रासंगिक नहीं बैठता है ना, निम्न आधारों पर। ठीक है, फिर आप यहाँ पर पॉइंट्स वाइज ठीक इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहला कि मंडल सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, है ना, या इंटरनेशनल रिलेशन को अति सरलीकरण कर प्रस्तुत किया गया है। ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल है। क्या है? ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल है, अति सरलीकरण, है ना, अति सरलीकरण करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या की गई है, विशेष तौर पर जहां भौगोलिक सीमाओं के आधार पे, है ना, किसके आधार पे? भौगोलिक सीमाओं के आधार पर, फिजिकल बाउंड्रीज के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या की गई है ना। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत यही कहता है कि जो पड़ोसी राज्य होते हैं, जिनके साथ राज्य, है ना, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जो सीमा साझा करता है, तो सीमा साझा करने वाले जो राज्य होते हैं वो एक दूसरे के शत्रु होते हैं। वो एक दूसरे के क्या होते हैं? शत्रु। और शत्रु का जो शत्रु राज्य होता है वह मित्र होता है। वह क्या होता है? मित्र होता है। तो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत इसी पर आधारित है। ठीक है, भौगोलिक सीमाओं के आधार पर कौटिल्य ने, है ना, मित्र व शत्रु राज्यों की व्याख्या की है। किसकी व्याख्या की है? मित्र व शत्रु राज्यों की, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान की कौटिल्य ने, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अति सरलीकरण किया और भौगोलिक सीमाओं के आधार पर मित्र व शत्रु राज्यों की व्याख्या की, जो वर्तमान के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रासंगिक नहीं है ना। इसका आप उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे अमेरिका और कनाडा। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के, है ना, पड़ोसी राज्य हैं, एक बड़ी सीमा ये दोनों एक दूसरे से साझा करते हैं, लेकिन इन दोनों राज्यों में घनिष्ठ मित्रता है। ठीक है, घनिष्ठ क्या है? मित्रता है। ठीक है, तो केवल, है ना, भौगोलिक सीमाओं के आधार पर, ठीक है, मित्र या शत्रु राज्य का निर्धारण कर लेना, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अति सरलीकरण है। ठीक है, पहला। दूसरा कि यहां पर सीमाओं के विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है, क्या? सीमाओं के विस्तार या एक्सटेंशन ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है, और विजय, ठीक है, और विजय के माध्यम से शक्ति प्राप्त करने की बात कही जाती है। ठीक है, तो सीमाओं के विस्तार और विजय से शक्ति जुटाने की या शक्ति प्राप्त करने की बात कही जाती है। ठीक है, जो वर्तमान, है ना, के परिदृश्य में, ठीक है, एक पुरानी पद्धति बन चुकी है। वर्तमान के परिदृश्य में, है ना, एक क्या बन चुकी है? पुरानी पद्धति बन चुकी है। ठीक है, हम नव साम्राज्यवाद या नियो कॉलोनियलिज्म के युग में जी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब कोई राज्य अपने सीमाओं का विस्तार, है ना, कर शक्ति जुटाना या शक्ति के माध्यम से सीमाओं का विस्तार करना, ये नहीं होता है। ठीक है, अब जो विकसित देश हैं, ये अल्प विकसित देशों में भारी मात्रा में निवेश कर रहे हैं। वहां पर, है ना, सैन्य ठिकानों की स्थापना की जा रही है और अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, उस अल्प विकसित देश पर, है ना, उसके आर्थिक, उसके सामाजिक, है ना, उसके राजनीतिक पहलुओं पर उसका, है ना, विकसित राज्यों का नियंत्रण स्थापित होता जा रहा है ना। इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं नव साम्राज्यवाद, नियो कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो ये, है ना, प्राचीन पद्धति हो चुकी है। वर्तमान के अंतर्राष्ट्रीय, है ना, परिदृश्य में ये सारगर्भित नहीं है ना, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ठीक है, तीसरा कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में
नैतिक मूल्यों का अभाव है, नैतिक मूल्यों, है ना, का अभाव है, नैतिक मूल्यों का अभाव, इट लैक एथिकल वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि मंडल सिद्धांत तो, है ना, मंडल सिद्धांत की व्याख्या में, है ना, कई स्थान पर दंड व भेद की बात कही गई है। दंड अर्थात सेना, है ना, भेद अर्थात, ठीक है, विभाजन, डिवीजन, है ना। तो हम वो कहते हैं ना कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाना, मतलब, है ना, किसी भी कह लीजिए, है ना, क्रिया से, चाहे वो नैतिक हो चाहे अनैतिक हो, है ना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, समझ रहे हैं। तो कौटिल्य के इन विचारों में जो दंड और भेद पर जोर दिया गया है ना, सैन्य बल और विभाजन पर जो जोर दिया गया है, ये वर्तमान के, है ना, प्रशासनिक, ठीक है, गतिविधियों के लिए अनैतिक साबित होती है। क्या साबित होती है? अनैतिक। ठीक है, तो वर्तमान की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, है ना, अलग अलग देशों की, ठीक है, वर्तमान की जो अंतरराष्ट्रीय संबंध के जो मापदंड है, मूल्य हैं, इन सभी मूल्यों के लिए इस प्रकार का विचार, है ना, अनैतिक साबित होता है। ठीक है, तो कौटिल्य के इस मंडल सिद्धांत में नैतिक मूल्यों का हमें अभाव मिलता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि कुछ विचारक, है ना, या कुछ विद्वानों के अनुसार कौटिल्य के मंडल सिद्धांत, ठीक है, कौटिल्य का ये जो मंडल सिद्धांत है, ये वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, है ना, इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, इंटरडिपेंडेंस और अंतरराष्ट्रीय संगठनों, है ना, की स्थापना के लिए, ठीक, स्थापना के लिए ये अवरोधक या बैरियर का कार्य करता है, अवरोधक या फिर बैरियर का कार्य करता है। ठीक है ना। तो इन चार बिंदुओं का विश्लेषण करते हुए हमें मंडल सिद्धांत की, है ना, आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, यहाँ पर ये कीवर्ड्स जरूर ध्यान रखिए। ठीक, आपको मंडल सिद्धांत नहीं पूछा गया है, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या पूछी गई। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ये 8 नंबर का जो सेक्शन है ये कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अब आते हैं, है ना, सेक्शन 4, जो हमारा 15 नंबर का होता है। ठीक है, 15 मार्क्स यहाँ पर होते हैं और 175 शब्दों में हमें उत्तर लेखन करना होता है। ठीक है, और यही वो भाग है जहां पर आपको विकल्प मिलता है। ठीक है, यही वो भाग है जहां पर आपको विकल्प मिलता है, दो में से कोई एक प्रश्न हल करना है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले, है ना, अरविंद के समग्र योग से प्रश्न किया गया है। अरविंद के समग्र योग पर एक लघु निबंध लिखें, है ना, राइट शॉर्ट एसे ऑन श्री अरविंदोज इंटीग्रल योग। ठीक है, तो इस पर चर्चा करते हैं, फिर आते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो देखिए, अरविंद के समग्र योग पर, है ना, इंटीग्रल योग पर, समग्र योग या इंटीग्रल योग पर जब हम लिखें, ठीक, तो यहां लॉन्ग आंसर में हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, कि एक परिचय, एक अच्छा इंट्रोडक्शन से टॉपिक की शुरुआत की जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले, है ना, एक परिचय श्री अरविंद के बारे में, है ना, एक इंट्रोडक्शन उनकी जीवनी से संबंधित, ये आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर समग्र योग क्या है और इसका, है ना, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका उद्देश्य है, ठीक, हमें ये बताना होगा। ठीक है, फिर समग्र योग का लक्ष्य, है ना, टारगेट क्या है, ठीक है, इस पर बात करेंगे, है ना, किस लक्ष्य की प्राप्ति की यहां बात की जाती है। ठीक है, फिर मानव
चेतना के उत्थान चरण, ठीक है, उत्थान चरण या स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस या ह्यूमन माइंड, ठीक है। और निष्कर्ष के रूप में हमें यहां चर्चा करना है अतिमानस, है ना, या सुपर माइंड पर, ठीक है, अतिमानस या सुपर माइंड, ठीक है ना। तो एक प्रारूप होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम, है ना, लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, विशेष तौर पे 175 वर्ड्स का, तो एक प्रारूप पहले अवश्य बना ले, है ना, रफ में एक प्रारूप अपना सेट कर ले और उस प्रारूप के अनुसार, है ना, फिर आप उत्तर लेखन कीजिए। डायरेक्ट मत लिखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें छूट जाती हैं, उसके लिए फिर स्पेस नहीं बचता है, तो एक वेल ऑर्गेनाइज आंसर नहीं दिखता है ना। चलिए, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत परिचय से करेंगे, है ना। श्री अरविंद के जीवनी से जुड़े आप परिचय दे सकते हैं, है ना। आप इस उत्तर की शुरुआत इस प्रकार से कर सकते हैं कि श्री अरविंद 20वीं शताब्दी के एक महान विचारक व, है ना, महान दार्शनिक थे, है ना, महान विचारक व महान दार्शनिक थे, है ना, जिनका जन्म 15 अगस्त वर्ष 1872 में, है ना, वर्ष 1872 में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में हुआ, ठीक। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, है ना, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग, है ना, दार्जिलिंग से की। वहीं उच्च शिक्षा, है ना, के लिए ये लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गए। वहां से आकर ये भारतीय, है ना, राजनीति में इनका योगदान, है ना, इनका सक्रिय योगदान रहा, ठीक। और इन्हें अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी में, ठीक है, काला पानी की सजा सुनाई गई, ठीक। वर्ष 1910 में ये अरविंद, है ना, वर्ष 1910 में ये अरविंदो आश्रम की स्थापना करते हैं, है ना, पुडुचेरी में स्थित औरोविले, है ना, आश्रम, जिसको, है ना, अरविंदो आश्रम कहते हैं, ठीक है। तो 1910 में स्थापित करते हैं। ये एक उनका, ठीक है, जीवनी से संबंधित परिचय हो गया, ठीक है। फिर समग्र योग क्या है और इसके उद्देश्य पर, है ना, हमें लिखना होगा, ठीक है। तो अरविंद के द्वारा लिखी गई किताब सिंथेसिस ऑफ योग, ठीक है, अरविंद के द्वारा लिखी गई किताब सिंथेसिस ऑफ योग में उन्होंने इस समग्र योग के इंटीग्रल, है ना, योग के विचार को प्रस्तुत किया, ठीक है ना। उनका यह मानना था कि विभिन्न जो योग पद्धतियां हैं, है ना, डिफरेंट जो योगिक, है ना, पोस्चर्स हैं, योगिक प्रैक्टिसेस हैं, ठीक, ये आंशिक हैं, है ना, दे आर पार्शियल नॉट कंप्लीट, ठीक है। तो विभिन्न योग पद्धतियां ये आंशिक हैं क्योंकि वो मनुष्य के किसी एक अंग से ही संबंधित हैं, किसी, है ना, एक अंग से ही संबंधित है, ठीक है। अरविंद के अनुसार, ठीक है, अरविंद के अनुसार जीवन की संपूर्णता को, ठीक है, जीवन की संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, सभी, है ना, सभी योग में समन्वय करने की आवश्यकता है, सभी योग में, है ना, समन्वय करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो अरविंद के इस समग्र योग, है ना, इस समग्र योग में विभिन्न योग साधनों का समन्वय कर जीवन की संपूर्णता को प्राप्त करने का, है ना, प्राप्त करने की बात कही गई है। यह कहलाता है अरविंद का समग्र योग, ठीक है। इस समग्र योग का उद्देश्य क्या है? तो इस समग्र, है ना, इस समग्र योग का उद्देश्य है कि विभिन्न योग पद्धतियों के जो सकारात्मक पहलू हैं, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, है ना, डिफरेंट योगिक प्रैक्टिसेस के, उन सकारात्मक पहलुओं को, है ना, एक साथ, है ना, उनमें एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करें, ठीक है। वही नकारात्मक पहलू जो है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उसका निराकरण करें, उसका सॉल्यूशन प्रस्तुत करें, और साथ ही, है ना, कुछ नवीन, है ना, कुछ नवीन
पहलुओं को, कुछ न्यू एस्पेक्ट्स को, ठीक है, योग सिद्धांत के साथ जोड़ें, ठीक है, और इसके द्वारा, है ना, जीवन की संपूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास करें, ठीक है। तो पहले एक हमने परिचय दे दिया और फिर हमने अरविंद के, है ना, इस समग्र योग के उद्देश्य को बताया, ठीक। फिर लक्ष्य पर चर्चा करें, है ना, कि इस समग्र योग, ठीक है, इस इंटीग्रल योग या समग्र योग का लक्ष्य, है ना, आत्म अनात्म में भेद करना, ठीक है, आत्म अनात्म में भेद करना, या भौतिकता और शारीरिकता का निषेध करना, है ना, या इससे परे जाना नहीं है, ठीक है ना। इंटीग्रल योग, ठीक, या समग्र योग का लक्ष्य आत्म अनात्म, है ना, सोल और सुपर सोल, ठीक है, भौतिकता और शारीरिकता का निषेध या फिर इनसे परे जाना नहीं है, ठीक है। इसके बजाय इस समग्र योग का उद्देश्य है ना, इन सभी को एक अति मानस ज्योति, क्या, अति मानस ज्योति में रूपांतरित कर जीवन की संपूर्णता, जीवन की संपूर्णता को प्राप्त करना, है ना। तो अरविंद के इस समग्र, है ना, योग का लक्ष्य भौतिकता या शारीरिकता का निषेध या उससे परे जाना नहीं है, आत्म अनात्म का भेद करना नहीं है, बल्कि इन सभी को, है ना, इन सभी को, है ना, एक अति मानस ज्योति के रूप में, ठीक है, परिवर्तित कर, रूपांतरित कर जीवन की संपूर्णता को प्राप्त करना है, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने मानव चेतना, है ना, के मानव चेतना के, ठीक है, 4 चरण बताए हैं, ठीक है, मानव चेतना के, है ना, इसके लिए 4 चरण बताए हैं, ठीक है। तो इसे आप डायग्रामेटिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो मानव चेतना के, है ना, चरणों की हम बात कर रहे हैं। मन, दैट इज माइंड, ठीक है। उच्चतर मन, ठीक है, उच्चतर मन या हायर माइंड, प्रबुद्ध मन या इल्यूम्ड माइंड, ठीक है, सहज मन, सहज मन या इंट्यूटिव माइंड, और सबसे ऊपर अति मानस या सुपर माइंड, ठीक है। तो मानव चेतना के उत्थान चरण,
है ना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के ट्रांसफॉर्मेशन स्टेजेस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, जिसके माध्यम से, ठीक है, जिसके माध्यम से, ठीक है, हम इस अति मानस की, है ना, अवस्था को प्राप्त कर जीवन की संपूर्णता, जीवन की वास्तविकता, इसकी सत्यता, है ना, का बोध कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे, है ना, पहला जो स्टेज है, ठीक, फर्स्ट स्टेज, वो है मन से उच्चतर, है ना, मन से उच्चतर मन की ओर बढ़ना। ठीक है, मन से किस ओर बढ़ना? उच्चतर मन की, है ना, माइंड से हायर माइंड की ओर। ठीक है, जहां मन में हम विचारों के माध्यम से जानते हैं, मन में हम विचारों के माध्यम से जानते हैं, वहीं उच्चतर मन में, है ना, उच्चतर मन में बिना विचारों के, मौन के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? मौन, साइलेंस के द्वारा, है ना, ठीक, हम विषय वस्तुओं को जानते हैं। ठीक, तो ये, है ना, उच्चतर मन, ये मौन की अवस्था है। किसकी अवस्था है? मौन की। यहां पर विचारों के माध्यम से नहीं, बल्कि मौन के माध्यम से विषय वस्तुओं को जाना जाता है। ठीक है, फिर उच्चतर मन, दूसरा स्टेज, उच्चतर मन से प्रबुद्ध मन की ओर बढ़ना, है ना, ठीक है, फ्रॉम हायर माइंड टुवर्ड्स इल्यूम माइंड। ठीक है, उच्चतर मन से प्रबुद्ध मन की ओर बढ़ना। ठीक है, प्रबुद्ध मन या इल्यूम माइंड, जहां हम प्रकाश या दृष्टि के माध्यम से, जहां हम प्रकाश या दृष्टि के माध्यम से विषय वस्तुओं, है ना, का बोध करते हैं, विषय वस्तुओं का, है ना, जानते हैं, इसे प्रबुद्ध मन कहा जाता है। ठीक है, तीसरा स्टेज, इस प्रबुद्ध मन से सहज मन की ओर बढ़ना, है ना। सहज मन, यह सहज ज्ञान का मन है। यह क्या है? सहज ज्ञान का मन है। ठीक है, सहज मन वो अवस्था है जहां जहां हम अंतर ज्ञान से जानते हैं, जहां हम, है ना, अंतर ज्ञान या इंट्यूशन, है ना, से विषय वस्तुओं को जानते हैं। और सहज ज्ञान वह जो बाहर से आता है, सहज ज्ञान वह जो बाहर से आता है। ठीक है, वो अवस्था है क्या? सहज मन। और चौथी और आखिरी अवस्था है सहज मन से अति मानस, सहज मन से अति मानस, है ना। तो इंट्यूटिव माइंड से सुपर माइंड की ओर। ठीक है, और अति मानस, ये वह अवस्था है जहां हम विषय वस्तुओं को, है ना, जहां हम विषय वस्तुओं को अंतर ज्ञान से जानते हैं, जो हमारे भीतर है। विषय वस्तुओं को हम अंतर ज्ञान से जानते हैं, जो हमारे भीतर है, ये बाहर से नहीं आ रहा है। ध्यान रखिएगा, सहज मन, है ना, में विषय वस्तुओं का बोध अंतर ज्ञान से ही हो रहा है, लेकिन ये अंतर ज्ञान बाहर से है। ठीक है, अति मानस वो अवस्था है जहां विषय वस्तुओं की, है ना, बोध, विषय वस्तु की जानकारी हमें स्वयं अपने भीतर से होती है ना। यह जो अंतर ज्ञान है हमारे भीतर से आता है। ठीक है, क्योंकि पूरा विश्व ही हमारे भीतर समाहित है। क्या कहते हैं अरविंद? कि पूरा विश्व ही हमारे भीतर क्या है? समाहित। ठीक है, तो इसे मानव चेतना के चार, है ना, मानव चेतना के उत्थान के, है ना, चार चरण कहा जाता है। पहला चरण मन से उच्चतर मन की ओर, दूसरा चरण उच्चतर मन से प्रबुद्ध मन की ओर, तीसरा चरण प्रबुद्ध मन से सहज मन की ओर, और चौथा चरण सहज मन से अति मानस की ओर। ठीक है, तो एक छोटा सा, है ना, आप एक अपने मेंस की कॉपी में एक छोटा सा ब्लॉक ऐसा बनाकर इस प्रकार का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, है ना, यहाँ पर बिल्कुल प्रस्तुत करें। ध्यान रखिएगा कि, है ना, विषय चाहे कोई भी हो, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमेशा रखना चाहिए, इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर मानव चेतना के उत्थान चरणों को हमने समझा दिया, और फिर बता दिए लास्ट में क्या? अतिमानस। तो निष्कर्ष के रूप में आप अतिमानस की व्याख्या कर दीजिए, है ना, और बताइए कि अतिमानस, है ना, अरविंद के दर्शन की वह अवस्था है जिसे प्राप्त करने के लिए मानव को विकसित होना पड़ता है ना। मानव को विकसित मतलब भौतिक रूप या शारीरिक रूप से विकसित नहीं, मानसिक रूप से, है ना, जहां, है ना, मानव को विकसित होना पड़ता है। ठीक है, तो अतिमानस उस दिव्य चेतना का नाम है ना, जहां जिसे प्राप्त करने के लिए मानव को, ठीक है, मानसिक रूप से विकसित होना पड़ता है। ठीक है, और ये अरविंद के दर्शन में,
है ना, उच्चतर मन की दिव्य चेतना है। उच्चतर मन की क्या है? दिव्य चेतना, जिसे कहा जाता है क्या? अतिमानस। ठीक है। तो इस समग्र योग पर जब आप लिखें, ठीक, तो पहले एक परिचय दे दिए, फिर इसके उद्देश्य को स्पष्ट कर दिए, फिर इसके लक्ष्य को बता दिए, फिर डायग्राम के साथ मानव चेतना के उत्थान चरणों को हमने बता दिया, और फिर चर्चा की किस पर? अतिमानस पर। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया पहला प्रश्न जो 15 नंबर में पूछा गया था। ठीक। विकल्प में, है ना, थोड़ा आसान प्रश्न दिया गया, और मेरे ख्याल से ज्यादातर छात्रों ने, है ना, इसी विकल्प को चुना होगा, क्योंकि इस समग्र योग की अपेक्षा थोड़ा सा ये आसान है ना। एक, प्रशासन में नैतिक दुविधा क्या है? ठीक है। और दूसरा भाग है इसका कि इस नैतिक, है ना, नैतिक मूल्य किस तरह से इस समस्या का समाधान है ना, नैतिक मूल्य इस किस तरह से इस समस्या का समाधान है, व्याख्या कीजिए। ठीक है। तो इस प्रश्न का, है ना, शुरुआत एक हमें नैतिक दुविधा की व्याख्या से करना है। ठीक है ना। तो इसको आप चाहें तो इस तरह से भी, है ना, शुरुआत इस प्रश्न का कर सकते हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा, है ना, श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, है ना, श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवत उपदेश से, है ना, भगवत उपदेश से अर्जुन, है ना, कि नैतिक दुविधाओं का समाधान, है ना, श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए भगवत, है ना, गीता के उपदेश ने अर्जुन की नैतिक दुविधा का समाधान किया, वैसे ही नैतिक मूल्य प्रशासन में नैतिक दुविधा का समाधान प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। एक ओपनिंग आप इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है। फिर हमें बताना है कि नैतिक दुविधा क्या है। तो, है ना, नैतिक दुविधा, है ना, तो नैतिक दुविधा एक ऐसी परिस्थिति होती है ना, एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां निर्णयकर्ता दो या अधिक, ठीक है, निर्णयकर्ता दो या अधिक नैतिक मूल्यों के, है ना, पालन या अनुसरण को लेकर दुविधा या असमंजस की स्थिति में होता है। ठीक है ना। नैतिक दुविधा एक ऐसी परिस्थिति है ना, जहां निर्णयकर्ता निर्णय लेने के लिए, है ना, दो या अधिक नैतिक मूल्यों के, है ना, नैतिक मूल्यों के मध्य होने वाले टकराव से द्वंद्व या दुविधा जनक स्थिति में होता है, जिससे, है ना, निर्णयकर्ता निर्णय लेने में किसी दो में से या अधिक, दो या अधिक में से, है ना, किसी एक नैतिक मूल्य को ही उसे चुनना पड़ता है ना। तो दो में से किसी एक नैतिक मूल्य को ही चुनना पड़ता है। इसे हम कहते हैं प्रशासन में नैतिक दुविधा, है ना, प्रशासन में नैतिक दुविधा। ठीक है। अब उसके समाधान की बात करें तो नैतिक दुविधाओं का समाधान, है ना, किससे है? नैतिक मूल्यों से है। ठीक है। नैतिक दुविधाओं का समाधान किससे है? नैतिक मूल्यों से है। ठीक है। तो इन समाधान की हमें व्याख्या करना है, और किस आधार पर करना है? तो नैतिक मूल्यों के आधार पर। ठीक है। तो किस प्रकार का समाधान हो सकता है इस प्रकार की दुविधाजनक स्थिति से उभरने के लिए या एक सही निर्णय लेने के लिए? तो पहला, है ना, पहला तो हम समाधान ये प्रस्तुत करें कि जो निर्णय करता है ना, निर्णय करता इसे समय रहते ही, है ना, समय रहते ही नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा के आकलन करने की क्षमता जागृत करनी होगी। ठीक है ना। द डिसीजन मेकर शुड हैव, है ना, शुड हैव द पोटेंशियल टू एनालाइज द एथिकल डिलेमा, है ना, एथिकल डिलेमा प्रायर टू द सिचुएशन। समय रहते ही, ठीक, अगर उस नैतिक दुविधा की स्थिति को हम भांप लें, उसका आकलन कर लें, उसका मूल्यांकन कर लें,
तो इससे निर्णयन आसान हो जाता है, इससे निर्णयन क्या हो जाता है, आसान। ठीक है। दूसरा कि निर्णयकर्ता को, है ना, निर्णयकर्ता को सभी जो लागू कोड है, ठीक है, लागू मानक है, ठीक है, प्रशासन द्वारा बनाए गए जो नियम है या प्रशासनिक जो मूल्य हैं, ठीक है, इन सभी कोड, मानक, नियम व प्रशासनिक मूल्यों का, है ना, नियमित इसे अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, he should, है ना, रेगुलरली स्टडी द कोड्स, है ना, द रूल्स, रेगुलेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, है ना, या सरकारी एजेंसियों के द्वारा बनाए गए इन नियमों, इन मूल्यों का नियमित उसे अध्ययन करना चाहिए, है ना, ताकि वह जागरूक हो सके, ताकि वह क्या हो सके, जागरूक, है ना। और जब तक निर्णयकर्ता जागरूक नहीं होगा तब तक वो नैतिक दुविधा का समाधान नहीं कर सकता। ठीक है, तो जागरूक होने के लिए इन सभी कोड, मानक, नियमों व मूल्यों के, है ना, नियम पूर्वक अध्ययन उसे करना चाहिए। ठीक है। तीसरा, है ना, तीसरा समाधान, है ना, हम ये प्रस्तुत करें कि जो निर्णय करता है ना, निर्णय करता अपने द्वारा लिए गए निर्णय को तर्क संगत रूप से, है ना, सही ठहरा सके, ये उसमें ठीक क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, ताकि, है ना, जो भी डिसीजन वो लिया है उसे वो रेशनली, है ना, रेशनली एक्सप्लेन कर सके, तर्क संगत रूप से, है ना, वह उसकी व्याख्या कर सके कि वो क्यों ऐसा निर्णय लिया है। ठीक है, और ये तब होगा जब वह अपने स्वयं के नैतिक मूल्यों पर अडिग होगा, है ना, ये तब होगा जब वह अपने स्वयं के नैतिक मूल्यों पर, स्वयं के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों पर अडिग होगा, तब तर्क संगत रूप से वह अपने निर्णय को सही साबित कर सकेगा, है ना, ऐसी दुविधाजनक स्थिति से बाहर आ सकेगा। ठीक। और चौथा, ठीक है, चौथा एक समाधान ये भी है ना, कि विभिन्न विचारकों, है ना, विभिन्न विचारकों, थिंकर्स या दार्शनिकों, फिलोसोफर्स के द्वारा, है ना, उस संबंधित विषय वस्तु पर, है ना, उस संबंधित विषय वस्तु पर की गई टिप्पणी या प्रस्तुत किए गए विचार को आधार मानते हुए भी, है ना, विचार को आधार मानते हुए भी प्रशासनिक दायरे के भीतर रहते हुए, है ना, किसके दायरे के भीतर, तो प्रशासनिक दायरे के भीतर रहते हुए भी नैतिक दुविधा का समाधान किया जा सकता है, नैतिक दुविधा का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, तो, है ना, नैतिक दुविधा क्या है, पहले हम इस पर चर्चा करें और उसके बाद, है ना, कैसे इन नैतिक मूल्यों के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है ना, इस पर टिप्पणी करें। ठीक। और निष्कर्ष के रूप में हम अंतिम में यह बताएं कि नैतिक दुविधा में, है ना, निर्णय एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कुछ पहलुओं को टालना ही होता है ना, नैतिक दुविधा, है ना, निर्णय करने की एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कुछ पहलुओं को टालना ही होता है। ऐसे में संगठनात्मक मापदंड की जागरूकता और व्यवस्थित निर्णय लेने की विधि को, है ना, व्यवस्थित निर्णय लेने की विधि को लागू करने से निर्णय प्रक्रिया सरल हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार का एक संक्षिप्त में समरी या निष्कर्ष पर प्रस्तुत करते हुए, है ना, आप इस आंसर को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो यहाँ पर विकल्प दिए गए थे, है ना, अरविंद के समग्र योग और दूसरा प्रश्न आया था नैतिक दुविधा से। ठीक है, तो चलिए, ये 2024 का हमारा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन था। ठीक, इसी क्रम में आगे और भी जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उस पर भी इसी प्रकार डिस्कशन करते रहेंगे। धन्यवाद।